नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। युक्तियुक्तकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने घेरा बिल्हा का बीईओ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी को हटाने की मांग। नशे में धुत चालक ने दौड़ाई कार, कई लोगों को ठोका, चबूतरे से टकराने के बाद वाहन जलकर पूरी तरह से खाक। भवन शाखा अधिकारी सुरेश शर्मा को एक्सटेंशन न देने निगम के विपक्षी नेता मैदान में, कलेक्टर को ज्ञापन देकर खोला काला चिट्ठा। इधर सभापति भी एक्सटेंशन के विरोध में भिड़े। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 16 जून से खुलेगा एडमिशन का पोर्टल, 54,505 सीटों की है सुविधा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार की नीतियों को शिक्षकों और छात्रों के खिलाफ बताया। बिलासपुर में युक्तियुक्तकरण को लेकर कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने आरोप लगाया है कि युक्तियुक्तकरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन का नियम है कि कोई भी जिले में स्थानीय निवासी को अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, मगर जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के निवासी है और मतदाता भी है, ऐसे में उनको तत्काल जिले से हटाया जाए। कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षक, अभिभावक और बच्चों को परेशान किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर जो स्कूल खाली पड़े हुए हैं पहले से, उनको भरना चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है, यहाँ के डीओ जो कि स्थानीय है, यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय है और स्थानीय होने के कारण उन पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव भी है और हर तरीके से उनको जो भाई भतीजावाद है वो लगातार इस जिले में हो जा रहा है। हम सभी कांग्रेस जन बिल्हा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का आज घेराव करने आए हैं, जिसमें बेलतरा और बिल्हा विधानसभा बिलासपुर के सब जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन कांग्रेस पार्टी का चलेगा। कई सारे स्कूलों को बंद करके युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों को इधर से उधर किया जा रहा है, जो इससे लोग भी परेशान है और स्कूल के बच्चे परेशान है, अभिभावक परेशान है। छोटे गांवों में जहां कम दर संख्या थी वहां कम से कम एक शिक्षक ही था पर पढ़ाता था, अब उन स्कूलों को बंद करके दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। ये अचानक ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? सरकार कुल मिला के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज इस मुद्दे को लेकर आई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में अंतर है उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं। और शिक्षा जो सबसे बड़ा विषय है, जिस अधिकार से लेस होकर हमारे सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, इस देश की भविष्य को गढ़ते हैं, उनके साथ एक घिनौना मजाक सरकार करे, उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश सरकार ने 45,000 शिक्षकों की नई भर्ती का वादा किया था, लेकिन अब युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के जरिए शिक्षकों के पद ही समाप्त किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ शिक्षकों का भविष्य संकट में आ गया है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। युक्तियुक्तकरण का लाभ वो किसको दिलाना चाहते हैं? 2015 में भी सरकार ने युक्तियुक्तकरण किया था, उसके बाद भी उस समय में जनपद के अध्यक्ष ने देखी कि पूरा दक्षिण बिल्हा जो कहा जाता है वो पूरा खाली था। आज भी वही स्थिति है कि वहाँ आज भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है और उनके पदों को छिपा दिया गया है कार्यालय के द्वारा। और कोई स्पष्ट जानकारी अगर आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से शिक्षा विभाग से मांगना चाहो तो कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये असहाय सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है, सभी के साथ खेल खेल रही है। शिक्षकों के साथ जिस तरह का खेल और अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से इसका भविष्य हमारे बच्चों के ऊपर आने वाले भविष्य में पड़ेगा। 10,463 स्कूलें पूरे राज्य में बंद की जा रही है युक्तियुक्तकरण के नाम पर। और इसी के संदर्भ में यदि देखा जाए तो 67 शराब की दुकानें खोली गई। तो इस सरकार की प्राथमिकता में शराब दुकानें हैं, ना कि बच्चों का भविष्य, ना कि बच्चों की शिक्षा। ये चाहते हैं कि बच्चे अनपढ़ रहे, बड़े होकर सवाल न कर सके और ये लोग मनमानी चलाते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। ये इसके खिलाफ आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम चारों ब्लॉक अध्यक्ष बिल्हा, तिफरा, बेलतरा और सरकंडा, चारों ब्लॉक अध्यक्ष के संयुक्त तत्वाधान में आज बीईओ का घेराव किया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर
ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा में अनियमितता बरती जा रही है, शिक्षा में कमी लाई जा रही है छत्तीसगढ़ में, उसे बंद किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों को खाली किया जा रहा है। ये दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद नहीं किया तो आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ता और शिक्षक मिलकर के उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और बीईओ कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध भी जताया। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। युक्तियुक्तकरण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। राज्य भर से दायर 60 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन पर 1 सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता 13 जून तक संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके लिए सभी कलेक्टरों को याचिकाकर्ताओं से अभ्यावेदन लेने और सुनवाई की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार सभी याचिकाकर्ताओं को 16 और 17 जून को कलेक्टर की समिति के समक्ष उपलब्ध होकर अपनी बात रखनी होगी। यह समिति प्रत्येक प्रकरण की मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगी और अभ्यावेदन पर विचार करके निर्णय देगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी कलेक्टर समितियों को 1 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय देना होगा। ये निर्देश प्रदेश भर के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर अस्थायी विराम लग गया है। युक्तियुक्तकरण से संबंधित करीब 75 याचिकाएं आज माननीय जस्टिस रविंद्र अग्रवाल जी के कोर्ट में सुनवाई के लिए नियत थी, जिसमें अधिकांश पिटीशन में माननीय न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि सभी याचिकाकर्ता 13 तारीख को अपना अभ्यावेदन दें, जिसमें वो अपने ग्रीवांस लिख कर दे सकते हैं और कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित वो कमेटी 16 तारीख को वो अपील होंगे पिटिशनर और वो उसको फिर डिसाइड करेगी आज से 7 दिन के अंदर। कुछ केस में माननीय न्यायालय ने 16 तारीख निर्धारित की है और कुछ केस में 17 तारीख को पिटिशनर उस कमेटी के सामने उपस्थित होंगे और आज से 7 दिन के अंदर कमेटी को उस पर निर्णय लेना है और तब तक के लिए माननीय न्यायालय ने उस आदेश को स्थगित रखा है। बोदरी नगर पालिका परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर नियम विरुद्ध पदस्थापना का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री जसबीर सिंह चावला ने जिलाधीश बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर इस पर आपत्ति जताई है। ज्ञापन में बताया गया कि बोदरी नगर पालिका में उच्च शिक्षा विभाग की 4th श्रेणी कर्मचारी भारती साहू को कांग्रेस शासन में 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था, जो 3 वर्ष बाद भी उसी पद पर बनी हुई है। प्रशासनिक अनुभव के अभाव में नगर विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इस अति संवेदनशील निकाय में पूर्णकालिक व अनुभवी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि नगर के विकास कार्यों में गति लाई जा सके। इतना बड़ा निकाय है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, जहाँ पे बिलासपुर एयरपोर्ट है, जहाँ पे जजेस बंगले, इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां डेवलप हो रही है, वहाँ पे इतनी बड़ी जगह संभालने के लिए आप एक 4th श्रेणी के बिना ट्रेनिंग के, बिना अनुभव किसी अधिकारी को बना के सीएमओ बना के बैठा रहे हैं, तो उनसे व्यवस्था संभल नहीं रही। एक अनुभवी सीएमओ, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो सीएमओ के पद के लायक हो, उनको आप नियुक्त कर दीजिए, यही मांग ले। सीएमओ नहीं है तो इनको ना नियम कानून का कोई पता है, ना इनको पता है राजस्व के मामले कैसे करने, ना इनको पता है कि कैसे मीटिंग्स होनी है। तो जो सामान्य सभा की बैठक है उसमें कोई एजेंडा अगर प्रपोज भी कर रही हैं अध्यक्ष, जो हमारी आम आदमी पार्टी से चुन के गए और कई पार्षद चुन के गए, उनको समझ भी नहीं आ रहा, वो स्टेट में उसको मना कर देंगे। तो पिछले 3-4 महीनों से तो पूरा ही काम वहां पर ठप है, ना नालियां साफ हो रही हैं, ना डस्टबिन साफ हो रहे हैं, पेयजल की समस्या भी अलग है, राजस्व कलेक्शन नहीं हो रहा और अनेक जो भी पूरा बोदरी नगर पंचायत जो है प्रभावित है। पिछले 3-4 साल से बद से बदतर होते जा रहा है। उसी मांग को लेकर हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं।
कम से कम 4-5 ज्ञापन की तो कॉपीज मेरे पास ही है कि हटाइए सीएमओ को, और एक हम फुल टाइम सीएमओ की मांग कर रहे हैं। रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र के करैहापारा में प्रस्तावित शासकीय स्कूल निर्माण में अतिक्रमण बाधा बन रहा है। आप सभी को बता दें, शासन द्वारा 76 लाख रुपए स्वीकृत कर टेंडर भी जारी कर दिया गया है, लेकिन जिस जमीन पर निर्माण होना है उस पर कुछ लोगों ने 6 एकड़ में अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है। इसको लेकर पार्षद हकीम मोहम्मद, मनोज कुमार पाटले, जीतू पाटले, रामोतार बारगाह, बैसाखपुरे सहित क्षेत्रवासी जिला कलेक्टर से मिले और ज्ञापन भी सौंपा। बताया गया कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन फिर से अवैध कब्जा कर लिया गया। तहसीलदार ने फिर नोटिस जारी किया है, लेकिन अतिक्रमणकारी हटने को तैयार ही नहीं है। फिलहाल कलेक्टर ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे वार्ड 12 करैहापारा में 77 लाख का हाई स्कूल शिक्षा विभाग से पास हुआ है। उसमें कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसको हटाने के लिए हम लोग आज आवेदन कलेक्टर साहब को दिए हैं, जिसको बोले तत्काल हटा देते हैं। अगर स्कूल जो बनना है उसका 77 लाख का टेंडर भी हो चुका है शिक्षा विभाग से, जल्द वो हट जाए जिससे स्कूल बन जाए। इसीलिए हम आज आवेदन दिए हैं। वहीं के निवासी हैं जो बाड़ी टाइप बना लिए हैं, उसमें छोटा सा घर भी बना लिया है। पालिका परिषद के लोग, वहाँ के अधिकारी लोग को हस्तक्षेप नहीं किया। हम तहसीलदार को भी दिए, तहसीलदार मैडम उसमें नोटिस दी है उनको खाली करने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को देंगे। बरसात नजदीक पे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में बुधवार रात नशे में धुत एक कार चालक ने शहर की सड़कों पर खूब तांडव मचाया। बिरकोना रोड DLS कॉलेज के पास बच्चे एक छोटा हाथी वाहन और एक ऑटो को जोरदार ठोकर मारने के बाद अटल चौक चबूतरे से भिड़ गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार में आग ही लग गई और वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बुधवार की रात एक कार चालक बिरकोना रोड में तेज रफ्तार वाहन दौड़ा रहा था। रास्ते में एक मासूम बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके बाद भी वह नहीं रुका। DLS कॉलेज के पास एक छोटा हाथी वाहन और एक ऑटो भी अपनी चपेट में ले लिया। बगदई मंदिर की ओर मुड़ते समय कई मवेशी भी उसकी रफ्तार के शिकार बने। कार चालक खूब नशे में था, जिसकी वजह से उससे उसकी कार संभल नहीं रही थी। तेजी से भागती कार अंत में अटल चौक पर बने चबूतरे से टकराई और तेज धमाके के साथ उसमें आग लग गई। गाड़ी का नंबर CG10 V1110 बताया गया है। कार में सवार युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। अटल चौक खमतराई में जो है एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर जो है आग जनी की घटना हुई है। प्रथम दृष्टया चालक का नाम अतुल यादव के रूप में सामने आया है, जो बिरकोना रोड से जो है अटल चौक खमतराई तक पहुंचा था और रास्ते में 2-3 जगह दुर्घटना घटित किया था, ऐसा तथ्य सामने आ रहा है। प्रथम दृष्टया चालक को जो है उपचार हेतु सिम्स में दाखिल किया गया है एवं रिपोर्टकर्ताओं की रिपोर्ट पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया। सूचना मिलते ही दमकल और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस पूरी घटना के दौरान सरकंडा पुलिस मौके पर तैनात रही, लेकिन हादसे के चलते पूरे क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान चेतना विरुद्ध नशा के तहत पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों से अवैध रूप से अर्जित 1 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। आरोपी दंपति श्याम और सरोज श्रीवास के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पहले से ही प्रकरण दर्ज है। ग्राम पांड में स्थित कृषि भूमि, ढाबा,
भवन घरेलू उपकरण, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रीजर, एलईडी टीवी, कूलर, सोफा सेट, वाटर प्यूरिफायर और एक बंदूक तक को फ्रीज किया गया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि ये सारी संपत्ति की जानकारी एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के अंतर्गत साफीमा विशेष न्यायालय को पुष्टि के लिए भेजी गई है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा आज दिनांक को नशे के विरुद्ध एक प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें करीबन 1.5 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। पूर्व में सरोज श्रीवास और उसका पति श्यामू श्रीवास को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सरोज श्रीवास के पास से नशीले दवा के साथ गिरफ्तार किया था। उसका पति श्याम श्रीवास मौके से फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। और पुलिस ने जांच में यह पाया कि इनके द्वारा रायपुर रतनपुर हाईवे पर एक ढाबा का निर्माण किया गया है अपनी अवैध आय को वैध दिखाने के लिए, जिस पर पुलिस ने इन सभी अवैध आय से अर्जित संपत्ति को फ्रीज कर साफीमा कोर्ट भेजा है। इन पूरी संपत्ति की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बरीमाई मंदिर के पास इनका निवास है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दंपति संगठित रूप से नशे का कारोबार संचालित कर रहे थे। अब तक पुलिस ने 15 नशा कारोबारियों की कुल 5 करोड़ 5 लाख की संपत्ति सफीमा कोर्ट को भेजी है, जिनमें से 13 लोगों की संपत्ति को सफीमा कोर्ट ने वैध ठहराया है, जिसमें एक अभी विचाराधीन है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम बिलासपुर के भवन शाखा प्रभारी इंजीनियर सुरेश शर्मा की संविदा नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। विपक्ष के नेता भरत कुमार कश्यप के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया गया कि सुरेश शर्मा के खिलाफ पूर्व में आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW और ACB में जांच चल रही है। साथ ही आर्थिक अनियमितताओं और अवैध निर्माण को लेकर भी कई शिकायतें दर्ज है। बताया जा रहा है कि महापौर पूजा विधानी ने भी तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान सुरेश शर्मा को फटकार लगाई थी। सभापति विनोद सोनी ने भी संविदा नियुक्ति का खुलकर विरोध किया है। नगर निगम के भवन शाखा प्रभारी सुरेश शर्मा जी का संविदा नियुक्ति को लेकर के अभी जो 2 दिन पहले MIC में पास किए हैं, उसी के विरोध में हम लोगों ने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। अभी ने बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ दिन पहले जवाली नाला जब टूटता है तो वही हमारे आदरणीय महापौर महोदया जी उनका विरोध करती हैं कि आप किसके आदेश से आप यहाँ पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं, अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। और कल परसों की MIC मीटिंग में वही MIC मेंबर में आदरणीय महापौर महोदया जी द्वारा उनको अनुशंसा किया जाता है कि इनको फिर से संविदा दिया जाए। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। विपक्ष का साफ कहना है कि ऐसे विवादित अधिकारी की संविदा नियुक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी और जांच को प्रभावित कर सकती है। विपक्ष ने राज्य सरकार और निगम प्रशासन से संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द करने की मांग की है। फिलहाल नगर निगम में यह मुद्दा राजनीतिक गर्मी का कारण बनता जा रहा है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। देश में सत्ता संभालने के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर जगह जगह चर्चा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और विधायक अलग अलग जगह में जाकर बीते 11 साल में देश में आए परिवर्तनों की जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री के इन 11 वर्षों में हर वर्ग के लिए काम हुआ है। अगर देश में हो रहे विकास कार्य कांग्रेस को नहीं दिख रहे हैं तो उन्हें चश्मा बदलने की जरूरत है। 11 वर्षों में
ऐतिहासिक विकास इस देश ने किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तो पूरे विश्व में मान और सम्मान हमारे देश का बढ़ा है, 140 करोड़ भारतवासियों का बढ़ा है और एक समृद्ध और सशक्त देश के रूप में उभरा है। जिस तरह से आपका सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ये सब करके दुनिया को देश ने दिखा दिया है कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेते हुए जो 11 वर्षों में सबके लिए काम हुआ है। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, हर घर में पाइप द्वारा, नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, सबका बैंक का खाता खोलने का काम, ये सब अभूतपूर्व काम हुए हैं 11 वर्षों में, जिसको पूरा दुनिया देख रहा है। हर क्षेत्र में, रेलवे के सेक्टर में, एयर कनेक्टिविटी में, सड़क परिवहन में, हर क्षेत्र में तेज़ी से 11 वर्षों में विकास हुआ है। अगर ये कांग्रेस को नहीं दिखता है तो उनको चश्मा बदलना पड़ेगा। बिलासपुर सहित प्रदेश भर में 15वें वित्त आयोग मद से हमर क्लिनिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तेजी से किया गया, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के 15 महीने बाद भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिला है। लगभग 200 ठेकेदारों का 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट में हैं। हालात ऐसे हैं कि कई ठेकेदारों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा और बाजार से उधारी पर भी सामान मिलना बंद हो गया है। राज्य सरकार ने 90 करोड़ 12 लाख रुपए की योजना के तहत 150 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र और 365 हमर क्लिनिक बनाने की मंजूरी दी थी। निर्माण का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदारों ने कर्ज लेकर सामग्री खरीदी, श्रमिकों को भुगतान किया और चिलचिलाती धूप व बारिश में निर्माण कार्य पूरा कराया, लेकिन 15 महीने बीत जाने के बाद भी लगभग 30 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। इससे 1000 से अधिक परिवार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। बिलासपुर डिवीजन में जो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य हो रहा है, तो लगभग सभी कार्य बंद हैं उनके भुगतान नहीं होने के कारण में। और आज के गूगल मीटिंग में ये आश्वस्त किया गया है कि अगले 10 दिन में शायद भुगतान होगा। तो भुगतान होने के पश्चात सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। ये पिछले करीब 6-8 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है और जैसे ही इसमें फंड इससे कुछ साल होगा, काम पूर्ण कर लिया जाएगा। लगभग कितने काम अब तक अभी तक हमारे पास 121 काम हमारे बिलासपुर डिवीजन में है, जिसमें से हमने 62 काम कंप्लीट कर दिया है और सभी स्तर पे काम रुके हुए हैं। जैसे फाउंडेशन लेवल में 14 कार्य रुके हैं, बिल्ड लेवल पे 3 कार्य रुके हैं, लिंटल लेवल पे 1 कार्य रुका है, स्लेब लेवल ग्राउंड फ्लोर में 8 कार्य रुका हुआ है, लिंटल लेवल फर्स्ट फ्लोर में 5 कार्य रुका हुआ है, स्लेब लेवल फर्स्ट फ्लोर में 3 कार्य रुका है और फिनिशिंग में लास्ट फिनिशिंग जो होता है उसमें 24 कार्य रुके हैं। वो भी रोक दिया गया है कि हमको पेमेंट हो तो हम करेंगे, कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर। जैसे ही इनका साल होता है काम पूर्ण किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज की टीम ने जब सेंद्री स्थित CGMSC कार्यालय जाकर मामले की पड़ताल की तो अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने मीडिया के सामने 10 से 15 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक कोई राशि जारी नहीं हुई। नतीजा ये है कि ठेकेदार ना तो अपने रिश्तेदारों का इलाज करा पा रहे हैं और ना ही मजदूरों की मजदूरी चुका पा रहे हैं। धीरे धीरे यह संकट बनते जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 12वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद से उत्तीर्ण विद्यार्थी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अटल विश्वविद्यालय का पोर्टल इस बार 16 जून को ओपन होगा, जिसमें अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और CBSE दोनों ही बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट्स अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले तमाम विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने अपने प्राप्तांकों के अनुसार इन सबने कॉलेज में एडमिशन की तैयारियां कर ली है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय में सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं भी चल रही है। पिछले शैक्षणिक सत्र में 78,000 से अधिक आवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए थे। संबद्ध महाविद्यालयों को मिलाकर रिक्त 54,505 सीटों के लिए 78,820 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किया है। ये सीटें प्रमुख रूप से BSc, BCom, BA, BSc कंप्यूटर्स, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक, BSc होम साइंस आदि विषयों के लिए भी इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज से संबंधित रही। आप सभी को बता दें, इस बार अटल विश्वविद्यालय में कोई नया कोर्स शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इन सभी उपलब्ध विषयों और संकायों में ही छात्रों को प्रवेश लेना होगा। सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को अब इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा लागू सड़क दुर्घटना प्रकरणों का नकदी उपचार स्कीम 2025 के तहत दुर्घटना में घायल पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ये सुविधा दुर्घटना की तारीख से लेकर 7 दिनों तक चिन्हित अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। सड़क हादसों को कम करने और पीड़ितों को त्वरित उपचार दिलाने के लिए बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस लगातार सक्रिय है। सड़क दुर्घटना नकदी उपचार स्कीम 2025 के अंतर्गत किसी भी सड़क दुर्घटना के पीड़ित को अधिकतम 7 दिनों के भीतर चिन्हांकित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए अस्पतालों को समय पर भुगतान की व्यवस्था की गई है और नोडल एजेंसी के रूप में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नामित किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में जो पीड़ित हैं उनके लिए उनके उचित उपचार एवं समुचित देखभाल के लिए नकदी रहित उपचार जो है अधिनियम है 2025 लागू हो चुका है और इसके प्रभावशील होने के पश्चात जो है सभी जिलों में इस योजना के तहत लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। जो भी सड़क दुर्घटनाओं में किसी भी प्रकार के जख्मी होते हैं या किसी भी प्रकार के उनके अंदर जो है शारीरिक परेशानियां आती हैं तो उसके समुचित इलाज के लिए 7 दिवस के अंदर संबंधित जो नामांकित जो अस्पताल है वहां पर भर्ती हो जाने पर उनके जो है नकदी रहित उपचार शुरू कर दी जाती है और 7 दिवस तक लगातार उन्हें केसलेस उपचार के तहत समुचित उपचार किया जाता है। इसके संबंध में जो है विभिन्न जो अभिकरण है वो सभी के साथ जो है एकीकृत प्रणाली के माध्यम से लगातार कार्यवाही जारी है और सभी जिलों में हॉस्पिटल जो है चिन्हांकित किया गया है। उन चिन्हांकित हॉस्पिटलों में ही इस योजना के तहत लाभ मिल रही है। स्कीम का लाभ हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो सड़क पर वाहन दुर्घटना का शिकार हुआ है। यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा जगह जगह अभियान चलाकर लोगों को इस योजना की जानकारी दी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में घायलों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके। साथ ही यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सड़क पर चलने के दौरान यातायात नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आगामी बरसात को देखते हुए बाढ़ राहत की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि आपदाएं पूर्व सूचना नहीं देती, इसलिए हर समय तैयार रहना जरूरी है। बाढ़ की स्थिति में राहत शिविर, सामुदायिक रसोई, नावों की उपलब्धता, नाविकों को लाइफ जैकेट, मोबाइल चिकित्सा यूनिट, चिकित्सा दल गठन, SDRF, NDRF, होम गार्ड की तैनाती व मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग को नदियों बांधों के जल स्तर की सतत निगरानी भी रखने को कहा गया। जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष व दूरभाष नंबर 07752 251 000 सक्रिय रहेगा। डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत मोबाइल नंबर 9174 755 256 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल, कैप्टन गजराज, जिला कमांडेंट दीपांकुर नाथ, EE मधुई चंद्रा, EE डी जायसवाल, अधीक्षक भू अभिलेख खिलेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अभियान जिले में चलाया जाना है। आप सभी को बता दें कि इसके तहत गुरुवार को बिलासपुर में डेंगू और मलेरिया जागरूकता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिन दीदियों को प्रशिक्षित किया गया। जिला मलेरिया सलाहकार कृष्णा कुमारी ने मच्छरों से होने वाले रोग व उनसे बचाव की जानकारी देते हुए कहा कि मच्छरों का पनपना रोककर और मच्छरों के काटने से बचकर ही डेंगू, मलेरिया या वेक्टर जनित रोगों से बचाव संभव है। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है, इसलिए घर और आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही साथ पूरे आस्तीन का कपड़ा पहने। मच्छरों से बचने वाली अगरबत्ती का प्रयोग करें। जहां गड्ढों में पानी जमा होता है उसे मिट्टी से भरकर समतल करा दें। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन दीदी दस्तक अभियान से जुड़ी है और कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर रही है। लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के बारे में भी अवगत कराएंगी ताकि लोग इन बीमारियों से बचाव के लिए सावधानियां बरतें और अपने घर व आसपास पर सफाई रखें। बरसात का टाइम शुरू हो रहा है तो इसमें हमारे जो मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उसके प्रकोप भी बढ़ जाते हैं मच्छर के डेंसिटी के साथ। तो उसी के जैसे बीमारी ना बढ़े या केसेस ना बढ़े उसके कंटेक्स्ट में हमने एक ICDS का, हेल्थ डिपार्टमेंट का और नगर निगम का कंबाइंड एक ट्रेनिंग रखा हुआ है 3 दिन का। डेंगू से कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे उसके केसेस ना आए, स्रोत नियंत्रण, जो भी सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं ICDS कार्यकर्ताओं को, सुपरवाइजर्स को, हेल्थ के हमारे सुपरवाइजर्स एंड नगर निगम के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स को। तो क्या रोकथाम किया जाना चाहिए? बेसिकली इसमें सोर्स रिडक्शन ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जहां हम डेंगू की बात करते हैं तो, क्योंकि कोई प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट नहीं है और कोई इसका वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। तो सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बेसिकली एक एलैबोरेट जानकारी इनको दी जा रही है कि पानी का जमाव ना होने दें और अगर कहीं ऐसे सोर्स हैं जहां पे पानी जम रहा है तो टेमेफॉस और BTI का एज पर वाटर जो आपका कैरेक्टर है, जैसे गंदा पानी है तो BTI का यूज करें और साफ पानी है तो टेमेफॉस का यूज करके हम उसको सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। इनके द्वारा क्या घर घर जाकर के लोगों से? बिल्कुल, जैसे अभी ये टाइम हो रहा है तो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की मितानिन है वो तो डोर टू डोर सर्वे कर ही रही है। साथ में हम चाह रहे हैं कि एक इंक्लूसिव हो जाए जिसमें हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी जो इनके केंद्र में जो भी हमारे हितग्राही आ रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, उनको भी ये प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जाए कि आप अपने घरों में साफ सफाई रखिए, पानी का जमाव ना होने दें और सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाने के लिए, कि चाहे वो फ्राइडे हो चाहे वो संडे हो, आप अपने घर में जहां भी पानी का जमाव है या अगर आपने पानी भर के रखना है तो उसको आप प्रॉपर एक बार वेकेट करके साफ सफाई करके दोबारा पानी भर के ढक के रखें। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम की MIC बैठक एक बार फिर से विवाद और आरोपों के घेरे में आ गई है। सफाई व्यवस्था से जुड़े 2 अहम प्रस्ताव जहां आपसी मतभेद की भेंट चढ़ गए, वहीं एक अधिकारी की संविदा नियुक्ति को लेकर बैठक गर्मा गई। निगम अध्यक्ष विनोद सोनी ने खुलकर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरेश शर्मा सबसे बड़ा घूसखोर है जिसे कुर्सी पर वापस लाने की कोशिश हो रही है। इससे पहले ही रिटायरमेंट से पहले संविदा नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजना ही भ्रष्टाचार की बू देता है। जबकि पूजा विधानी ने कहा कि निगम को एक एक्सपीरियंस इंजीनियर की जरूरत है, इसलिए MIC के मेंबरों ने प्रस्ताव में सुरेश शर्मा का समर्थन करने की बात अपने बयान में दी है। नगर निगम की MIC बैठक में इस बार सफाई ठेके से जुड़े 2 प्रस्तावों को लेकर भारी मतभेद देखने को मिला। सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण इन प्रस्तावों को फिलहाल टाल दिया गया। कुल 29 प्रस्तावों में से अधिकतर पारित हो गए, लेकिन ये दोनों प्रस्ताव और एक संविदा नियुक्ति सबसे अधिक चर्चा का विषय रही। भवन शाखा के अधिकारी सुरेश शर्मा की संविदा नियुक्ति को लेकर महापौर पूजा विधानी और सभापति के बीच तीखे टकराव भी हुए। देखिए, ये सब तर्क जो है शासन को पास जाएगा
हर कोई जो है एक सुरेश शर्मा जी का और हमारे सुब्रत कर जी का 2 आवेदन आए थे, मतलब एक्सटेंशन के लिए। एक महीने के बाद उनका रिटायरमेंट है, दोनों एक्सटेंशन के लिए चाह रहे थे। जब कोई आदमी चाह के उसका फाइल आता है तो MIC का सिर्फ ये है कि उसको हमने पास कर दिया है यहाँ से हमारे सभी पार्षद ने, क्योंकि नगर निगम में भी एक एक्सपीरियंस मतलब हमको जो है इंजीनियर चाहिए है, क्योंकि मतलब काम को दुरुस्त रखने के लिए। और जिस तरीके से शहर में अभी इंक्रोचमेंट टूटने का काम है, शर्मा जी जो है एक्सपीरियंस्ड भी है, तो इसके लिए सभी पार्षदों ने के समिति से जो है उसको हमने पास किया है। MIC को कोई हक नहीं है कि उनको अपॉइंट करने का, ये शासन के पास हमने भेज दिया। अपॉइंट करना नहीं करना जो शासन का काम है। मैं आपको बोला ना, क्या बोला, संविदा नियुक्ति कब होती है? जब इंसान रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट बाद आवेदन देता है, आवेदन में MIC देखता है, MIC दिखती है तो कोई MIC में रखा जाए, महापौर लिखेगी। जब MIC में आता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आयुक्त महोदय से, महापौर से नहीं आयुक्त से, क्या ये रिटायर हो गया व्यक्ति? सुरेश शर्मा रिटायर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसको संविदा में रखने की अनुमति कौन दी है इसकी? क्या वो संविदा में रिटायर के पहले रखा जाता है फाइल को? पहले पता कर लिया, पहले रखा है, मेरे को नहीं मालूम भाई, रखा जा सकता नहीं जा सकता कि मेरे ज्ञानी है, ज्ञानी लोग बैठे हैं नगर निगम में, मैं तो अनपढ़ और ज्यादा कुछ जानता नहीं है। मेरे ज्ञानी लोगों पर मंथन का एक विषय को, बहुत बड़ा विषय, छोटा मोटा विषय नहीं है। रिटायर होने पहले संविदा की नियुक्ति शासन को बाद में भेजेंगे। MIC प्रस्ताव आया कैसे? रिटायर हुए, दोनों नहीं हुए, ये विषय है, प्रश्न चिन्ह है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पता कर लिया आई तो ये अभी मैडम बोली ना, हमने योग्य व्यक्ति को रखा है, बढ़िया है, योग्य व्यक्ति रखो, स्पेयर रखो, बढ़िया है, शहर को आगे लगा दो, तो साहब में क्या करना है? ऐसे खुलेआम बोलता है सुरेश शर्मा, खुलेआम बोलता है, मैं सबको पैसा पहुंचा दिया, खुलेआम कल ही बोला। बंटी यादव खड़ा था बाजू में, मेरे आपको ही दिया पैसा बोला है सुरेश शर्मा, सबको पैसा दे दिया, मैं पहुंचा सबको पैसा दिया। किसको दिया मैं नहीं जानता, मेरा किसी का आरोप नहीं है, किसी कोई आरोप नहीं है, न महापौर न सभापति 5-7 दिया है, किसको दिया मैं नहीं जानता। साफ बोलता मैं दिया हूँ, MIC में एक प्रस्ताव कोई रोक भी नहीं पाएगा। निगम अध्यक्ष विनोद सोनी ने सुरेश शर्मा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह सबसे बड़ा घूसखोर अधिकारी है और खुद उनके सामने ये कह चुका है कि वह सभी को पैसे बांट चुका है। अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि जब रिटायरमेंट अभी बाकी है तो फिर संविदा पर नियुक्ति का प्रस्ताव पहले क्यों भेजा गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या पूरे निगम में सिर्फ सुरेश शर्मा ही एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हैं? अन्य अधिकारियों के हक को छीनकर उन्हें पद देना सरासर अन्याय है और वह भ्रष्टाचार का खुला समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो उसकी निंदा करता हूं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को शासन भी नियुक्ति ना दे, मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निगम में कोई जगह ना दे। और जो प्रस्ताव लाया है तो गलत प्रस्ताव लाया है। मैं महापौर को नहीं बोलता प्रस्ताव लाया, महापौर बोलती आई लाया, आई बोलता महापौर लाया, कौन लाया हमको खुद नहीं मालूम, हमको खुद की जानकारी। मैं तो बाहर था, सतना में था, उनको मालूम था विनोद भी बाहर गया, सतना शादी में गया है, वहां फोन आया मेरे को 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कई नेताओं का फोन आया, सुरेश शर्मा सुब्रत कर का प्रस्ताव MIC में रखा जा रहा। मेरे को वहां से 11 तारीख को, मैं 9 तारीख को भग के आ गया, 11 वहां से 9 को आया मैं, कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जो मैं बिना वहां रख दिया गया, भाग क्या जो सुरेश शर्मा के विषय था। मैं तो भाई देखो आपके माध्यम से बोलता हूं, उसका प्रस्ताव ही गलत है और निंदनीय प्रस्ताव है। क्या रिटायर हो गया हो? नहीं रिटायर हो, फिर कैसे प्रस्ताव आया ये? रिटायर के पहले, मैं रिटायर पहले कोई प्रस्ताव लाता है क्या? पहले कोई रिटायर जान दो, आए कोई मालूम है नहीं मालूम मैं नहीं जानता। जहां तक मेरे नॉलेज में है, रिटायर के बाद संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव लाया जाता है। इनको मालूम है नहीं मालूम, पहले पढ़े, अधिनियम जो पढ़ना होगा।
जिस तरह से संविदा की प्रक्रिया की जा रही है उस हिसाब से क्या पूरा निगम अनुभवीहीन लोगों से भरा है? क्या बाकी अधिकारी अयोग्य है? क्या केवल एक व्यक्ति ही सिस्टम को समझता है? तो फिर बाकी अफसर किस लिए हैं? ये वाकई में समझ से परे है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तारबहार क्षेत्र की एक महिला को शादी के बाद से ही दहेज की डिग्री में नापने वाला पति और सास ऐसे मिले जिन्होंने उसे प्यार नहीं प्रताड़ना दी। बाइक नहीं लाई तो पहले पीटा, फिर ससुराल से बाहर निकालने के लिए 3 तलाक बोल दिया। अब महिला इंसाफ की तलाश में दर-दर भटक रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की शादी दिसंबर 2022 में दुर्ग के सुपेला निवासी नासिर अली से मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी के महज 10 दिन बाद ही पत्नी और सास ने कम दहेज लाने का ताना देना शुरू कर दिया। महिला पर बाइक लाने का दबाव बनाया गया। जब उसने अपने मायके की कमजोर माली हालत का हवाला दिया तो बातों के तीर जख्मों में बदल गए। महिला ने कई महीनों तक प्रताड़ना झेली, लेकिन रिश्ते को बचाने की कोशिश में मायके वालों की बात मानकर ससुराल में बनी रही। मेरी शादी 19 दिसंबर 2022 नासिर अली भिलाई में रहते हैं, फरीदनगर सुपेला में। उनके साथ शादी हुई थी। शादी के 10 दिन बाद ही वो और उनकी मम्मी और उनके घर वालों ने बहुत मेंटली टॉर्चर परेशान करना शुरू कर दिया और दहेज वहेज की मांग भी की। उसके हिसाब से हमने अपनी पूरा मतलब सारे दहेज दिए, हर एक चीज़, गाड़ी, बुलेट, सामान, हर एक चीज़, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। और फिर मतलब उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। लड़का भी मतलब मेरे हस्बैंड भी रूम से बाहर निकाल देते थे और उनकी मम्मी कैंची उठाती हैं मारने के लिए, हाथ उठाती हैं मारने के लिए, बहुत गंदी गंदी गालियां देती हैं। तो उसके बाद फिर 2023 में 3 महीने के लिए वो लोग खुद मेरे को छोड़ दिए। उसके बाद फिर वो घर बुलाए नहीं अपने, फिर हमारे तरफ से ही फोन गई तो फिर जैसे तैसे लेने आए। फिर उसके बाद जाने के बाद मम्मी बहुत समझाई, उसके बाद भी फिर वो लोग का रवैया मेरे प्रति सही नहीं रहा, तो फिर भी वो लोग सताते ही रह गए। फिर मतलब उस बीच में भी ले जाने के बाद भी दोबारा फिर मारपीट चालू और हस्बैंड भी वैसे ही करने लगे, उनकी बहनें भाई सब। तो फिर मैं यहाँ आ गई और उसके पहले बहुत लड़ाई हुई, बहुत झगड़े हुए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब मैं तुझे तलाक देता हूँ, मेरे घर से तू चली जा, यहाँ से अपने घर चली जा। मतलब कि सामाजिक तौर पे भी और बहुत घर से भी कॉल वॉल गया है फोन, तो उन लोगों का कुछ मतलब ऐसा वो नहीं था कि ले जाएंगे। समाधान नहीं निकला तो फिर हम लोगों ने केस किया। 3 तलाक बोल के मुझे घर से भगा दिया गया और बोला गया कि अपने माँ बाप को बुलाओ और चली जाओ, हम नहीं रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से हमने FIR करी और केस करी है। तो मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि हमारे पक्ष में सही से सही और न्याय मिले और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके और उनके परिवार के खिलाफ। महिला थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें प्रार्थिया ने रिपोर्ट किया कि मुस्लिम परिवार से है महिला और उसको दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, दहेज में मोटरसाइकिल इत्यादि की मांग करते थे और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना की जाती थी तथा उसको 3 तलाक बोल करके भी उसको घर से निकाल दिया गया। महिला थाने में रिपोर्ट आने पर उसमें काउंसलिंग की गई और अपराध के तत्व पाए जाने से उसमें BNS की धारा 85, 296, 115, 351, 35 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है महिला के पति और सास के विरुद्ध। और इसके साथ ही मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत भी हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई की जाए। कई महीनों की यातना के बाद महिला मायके लौटी, फिर पति ने अच्छा व्यवहार का वादा किया और वह वापस ससुराल पहुंची, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर वही कहानी दोहराई गई। इस बार नासिर और उसकी मां ने मिलकर महिला की पिटाई की और नासिर ने 3 तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया। महिला ने अब महिला थाने में शिकायत कर इंसाफ की मांग की है। आरोपी पति और सास के खिलाफ धारा 115(2), 85, 296, 354 MWO और 351(3) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने इस साल खरीफ सीजन में किसानों को दिल खोलकर ऋण बांटा है। बैंक को इस साल 260 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने का लक्ष्य मिला था। इसमें बिलासपुर जिले के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आने वाले आधा दर्जन जिलों में बिलासपुर के किसान ने सर्वाधिक 115 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों के किसानों को 1000 करोड़ रुपए का ऋण
वितरण का लक्ष्य मिला है। ऋण लेने में मामले में बिलासपुर जिले के किसान सभी 5 जिलों से आगे हैं। यहाँ के 27,397 किसानों ने 115 करोड़ 73 लाख रुपए का ऋण लिया है। बैंक इस वर्ष प्रति हेक्टेयर 60,000 रुपए तक का ऋण दे रहा है, जिससे किसानों को अपनी फसलों की बुआई और अन्य कृषि कार्यों के लिए आवश्यक धान प्राप्त हो रहा है। बिलासपुर जिले में इस वर्ष 260 करोड़ का ऋण वितरण का टारगेट मिला है, जिसमें सभी तक 116 करोड़ का ऋण वितरण हो चुका है, जो कि 45% है। किसान को पर हेक्टेयर संचित यदि जमीन है उसकी तो 60,000 रुपये पर हेक्टेयर मिलता है और असंचित है तो 45,000 रुपये पर हेक्टेयर। 30 सितंबर तक का टारगेट पूरा करना रहता है, क्योंकि अभी क्या है, नगद किसान ले आ रहा है, खाद के लिए पानी का वेट कर रहा है। जैसे पानी गिरेगा तो खाद देने सोसाइटी जाएगा, तो फिर ऋण वितरण बढ़ते बढ़ते ही 30 सितंबर तक टारगेट पूरा। जिला सहकारी बैंक ने आगामी खरीफ सीजन के लिए जिले के किसानों को 115 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है, जो कि इसके लक्ष्य के एक बड़े हिस्से को पूरा करता है। बैंक की मेहनत का परिणाम है कि उसने किसानों को आवश्यक धन प्रदान किया है। आप सभी को बता दें कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाने का प्रयास किया गया है। बैंक द्वारा किसानों को ऋण वितरण में वृद्धि का एक बड़ा कारण विश्वास की वृद्धि है। बैंक द्वारा ऋण वितरण से किसानों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें अपनी फसलों की बुआई और अन्य कृषि कार्यों के लिए ब्याज या बिचौलियों से उधार लेना नहीं पड़ा है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।